दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वर्ल्ड व्यूज यानी सोचने के अलग-अलग नज़रिए को समझने की कोशिश की थी। आज इस वीडियो में हम ध्रुव राठी की एक मशहूर वीडियो एवोल्यूशन फैक्ट वर्सेस फिक्शन को एनालाइज करेंगे और उसका जवाब देंगे। ध्रुव की वीडियो को समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि वो किस वर्ल्ड व्यू से बोल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने कई वर्ल्ड व्यूज देखे थे। उनमें से एक था नेचुरलिज्म या मटेरियलिज्म। नेचुरलिज्म का मतलब है सिर्फ प्रकृति और भौतिक नियम ही असली है। कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई चमत्कार नहीं। सब कुछ मैटर प्लस एनर्जी से चलता है। नेचुरलिज्म मानता है कि जो भी सच्चाई है उसका अल्टीमेट कारण नेचर और नेचुरल लॉज ही होंगे। जो चीज़ें साइंस अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो फ्यूचर में भी साइंस से एक्सप्लेन हो जाएगी। यही वर्ल्ड व्यू से कुछ थ्योरीज आती हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, एबायोजेनेसिस और डार्विनियन एवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। अब सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। इस थ्योरी के अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले यूनिवर्स एक एक्सट्रीमली डेंस और हॉट स्टेट में था, जिसे कॉस्मोलॉजिस्ट सिमिलैरिटी कहते हैं। उस मोमेंट पर टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर की शुरुआत हुई और यूनिवर्स तेजी से एक्सपैंड होने लगा। नेचुरलिस्टिक वर्ल्ड व्यू के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं प्राकृतिक कारणों से बिना किसी अलौकिक हस्तक्षेप के अपने आप प्राकृतिक नियमों के अनुसार हुई। बिग बैंग थ्योरी यह समझाने की कोशिश करती है कि यूनिवर्स अपनी शुरुआती अवस्था में कैसे एक्सपैंड और इवॉल्व हुआ, लेकिन ये नहीं बताती कि यूनिवर्स की शुरुआत क्यों या किस कारण से हुई। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस खुद एक्सपैंड हुआ। जैसे गुब्बारे पर डॉट्स, जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है डॉट्स दूर होते जाते हैं, वैसे ही गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती गई। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह ब्रह्मांड हमेशा से नहीं था, इसका एक निश्चित बिगिनिंग था। वो मोमेंट जब सारी मैटर, एनर्जी, स्पेस और यहाँ तक कि टाइम भी एक साथ अस्तित्व में आए। उस समय ब्रह्मांड बहुत हॉट और डेंस अवस्था में था और तब से यह लगातार एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन यूनिवर्स बनने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, इस धरती पर जीवन कैसे आया। यहीं पर आता है एक शब्द, एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं, बल्कि एक हाइपोथेसिस या टर्म है। इसका सिंपल मतलब है जीवन नॉन लिविंग चीज़ों से अपने आप पैदा हो गया। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पानी, केमिकल्स और बिजली की रिएक्शन से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड्स बन सकते थे। लेकिन अमीनो एसिड से एक लिविंग सेल तक पहुंचना बहुत बड़ा स्टेप है और आज तक ये किसी भी लैब में पॉसिबल नहीं हो पाया। यानी नॉन लिविंग से लिविंग अपने आप बनना सिर्फ एक असम्पशन है, कोई प्रूफ नहीं। अब मान लीजिए कि किसी तरह लाइफ धरती पर आ गया, तो अगला सवाल उठता है, इतने सारे अलग अलग जीव कहाँ से आए। इसका जवाब देती है एवोल्यूशन थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पहला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डीएनए में छोटे छोटे बदलाव और नेचुरल सिलेक्शन के जरिए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजों में डेवलप हुआ। डार्विनिस्ट कहते हैं कि सिंगल सेल से मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म बने। फिर मछली जैसे क्रिएचर्स, एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स से कुछ पक्षी बने और प्राइमेट्स के एक कॉमन एंसेस्टर से एप्स और ह्यूमंस दोनों निकले। यानी एवोल्यूशन के अनुसार इंसान और सभी जीव सिर्फ नेचुरल प्रोसेस और एक्सीडेंट्स का रिजल्ट है, कोई डिजाइन नहीं, कोई पर्पस नहीं। ध्रुव राठी कहते हैं कि करीब 4 अरब साल पहले कुछ केमिकल्स अपने आप जुड़कर पहली जिंदगी बन गए। वह कहते हैं आरएनए अपने आप बन गया और उसी से फूका और फिर लूका निकले, यानी लाइफ की शुरुआत ऐसे हुई। और वो इसे एवोल्यूशन का हिस्सा बताकर पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक कैटेगरी मिस्टेक है, यानी दो अलग चीजों को मिला देना। एबायोजेनेसिस और एवोल्यूशन दोनों अलग विषय हैं। एबायोजेनेसिस पूछता है लाइफ नॉन लिविंग मैटर से कैसे शुरू हुई, ये केमिस्ट्री और फिजिक्स का सवाल है। एवोल्यूशन पूछता है लाइफ बनने के बाद वो कैसे बदलती है, ये बायोलॉजी का सवाल है। यानी पहले लाइफ आनी चाहिए, तभी एवोल्यूशन शुरू हो सकता है। लेकिन ध्रुव दोनों को मिलाकर एक ही थ्योरी बता देते हैं, जो गलत है। चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन के बारे में तो बहुत कुछ समझाया, लेकिन जीवन की शुरुआत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। डार्विन का सिद्धांत यह बताता है कि पहले से मौजूद जीव कैसे प्राकृतिक चयन से बदलते और नई प्रजातियां बनाते हैं, लेकिन जीवन सबसे पहले कैसे पैदा हुआ, यह बात उन्होंने अपनी किताबों में साफ तौर पर नहीं बताई। उनके समय में यह सवाल विज्ञान के लिए भी अनसुलझा था और आज भी है। अपनी निजी चिट्ठियों में डार्विन ने एक अंदाजा लगाया था कि शायद किसी गर्म छोटे तालाब में सही हालात बने होंगे, जहां से साधारण रसायन मिलकर पहली बार जीवन जैसी चीज बनी होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई सबूत नहीं है और ना ही उन्होंने किसी जादुई या अलौकिक वजह को माना। वो उम्मीद करते थे कि भविष्य का विज्ञान इस रहस्य को समझा पाएगा। पूरी जिंदगी उन्होंने ये फर्क साफ रखा, प्रजातियों का विकास उनके सिद्धांत से समझाया, जीवन की शुरुआत अभी भी खुला सवाल। आसान भाषा में डार्विन ने हमें बताया कि बंदर से इंसान कैसे बने या एक कीड़ा कैसे दूसरी किस्म में बदला, लेकिन पहला जीव कहाँ से आया, इसका जवाब उन्होंने खुद भी नहीं दिया। बस इतना कहा, शायद विज्ञान आगे चलकर बताएगा। और सुनिए, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। पॉल डेविस कहते हैं कोई नहीं जानता कि लाइफलेस केमिकल्स कैसी पहली लिविंग सेल में बदल गए। जॉर्ज वाइटसाइड्स कहते हैं साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ स्पॉन्टेनियसली बनी, लेकिन कैसे, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। फ्रांसिस कर्क, डीएनए खोजने वाले, लाइफ की ओरिजिन अभी लगभग मिराकल जैसी लगती है, क्योंकि इतनी कंडीशंस पूरी होना नामुमकिन है। तो सोचिए, जब साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि जवाब नहीं मिला, तो इसे सेटल्ड साइंस बताना कितना मिसलीडिंग है। अब आते हैं दूसरे बड़े मुद्दे पर। कभी लोगों को लगता था कि लाइफ अपने आप नॉन लिविंग मैटर से बन जाती है, जैसे सड़ी हुई मांस से अपने आप कीड़े निकलते हैं। इसी को कहते थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन ये पूरी तरह गलत साबित हुआ। लुइस पैस्चर ने 1861 में स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं, नॉन लिविंग चीजों से नहीं। यानी लाइफ आज ऑब्जर्वेबल दुनिया में नॉन लाइफ से नहीं आती।
और मॉडर्न रिसर्च भी अभी तक ये नहीं दिखा पाई कि केमिकल रिएक्शन से स्टेप बाय स्टेप लिविंग सेल बन सकता है। ध्रुव का दावा कि लाइफ नेचुरल प्रोसेस से अपने आप शुरू हो गई, ये ना तो एक्सपेरिमेंट में दिखा, ना ही किसी ने ऑब्जर्व किया। तो दोस्तों, क्या साबित हुआ? ध्रुव ने एबायोजेनेसिस और एवोल्यूशन को मिलाकर कैटेगरी एरर किया। पैस्चर के एक्सपेरिमेंट बताते हैं लाइफ सिर्फ लाइफ से आती है, और टॉप साइंटिस्ट भी मानते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ अब भी मिस्ट्री है। और आप सोचिए, अगर मैं कहूं कि एक तूफान स्क्रैपयार्ड में चला और अपने आप एक बोइंग 747 तैयार हो गई, तो आप हंस देंगे, क्योंकि ये असंभव लगता है। वैसे ही सोचना कि रैंडम केमिकल्स अपने आप जुड़कर लिविंग सेल्स बन गए, उतना ही अव्यवहारिक है। तो अगली बार जब कोई कहे कि लाइफ अपने आप बन गई, याद रखिए, साइंस खुद कहती है इसका कोई जवाब आज तक नहीं मिला। कंक्लूजन: जीवन की उत्पत्ति आज भी विज्ञान के लिए एक रहस्य बनी हुई है। अब तक कोई भी प्रयोग यह नहीं दिखा सका कि निर्जीव चीजों से जीवन बन सकता है। इसलिए ध्रुव राठी का यह दावा कि जीवन तो बस पानी में अपने आप बन गया, कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि एक कल्पना है जिसके पास कोई प्रायोगिक सबूत नहीं है। ध्रुव राठी कहते हैं, जब जीव प्रजनन करते हैं तो उनमें बदलाव यानी म्यूटेशन हो सकते हैं। अच्छे म्यूटेशन उन्हें बेहतर तरीके से जीवित रहने में मदद करते हैं, जैसे छुपने की कला। जो जीव बच जाते हैं वे वही लाभदायक गुण आगे बढ़ाते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है जो वातावरण में सबसे अच्छे से फिट होता है वही बचता है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा, जैसे डीएनए, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। डीएनए क्या है और यह क्यों ज़रूरी है? डीएनए को आप ऐसे समझिए जैसे किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल या रेसिपी बुक की तरह। यह हर जीव की हर सेल में पाया जाता है, और वही सेल को बताता है कि शरीर को कैसे बनाना और चलाना है, जैसे मसल्स, स्किन, आंखें और बाकी सब। जैसे चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी आपको स्टेप बाय स्टेप बताती है कि क्या करना है, वैसे ही डीएनए शरीर के अलग अलग हिस्सों को सही तरीके से बनाने का तरीका बताता है। हर इंसान को आधा डीएनए अपनी माँ से और आधा डीएनए अपने पिता से मिलता है। इसी वजह से हर इंसान एक दूसरे से अलग और यूनिक होता है। म्यूटेशन क्या है और कैसे काम करता है? म्यूटेशन मतलब डीएनए की इस इंस्ट्रक्शन बुक में छोटी सी गलती, जैसे स्पेलिंग मिस्टेक। कभी कभी इस गलती का कोई असर नहीं होता, जैसे रेसिपी में छोटा सा टाइपो हो और फिर भी आप डिश बना लें। लेकिन कभी कभी इसका बड़ा असर हो सकता है, जैसे शक्कर की जगह नमक लिख दिया जाए तो पूरी डिश बदल जाएगी। उदाहरण: अगर किसी पौधे में ऐसा म्यूटेशन हो जाए जिससे उसकी पत्तियां बड़ी हो जाए और वह ज़्यादा अच्छे से सूरज की रोशनी ले पाए, तो वह पौधा और बेहतर जिंदा रह सकता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है और कैसे काम करता है? नेचुरल सिलेक्शन मतलब ऐसा प्रोसेस जहां अच्छे बदलाव जीव को जिंदा रहने और ज़्यादा बच्चे पैदा करने में मदद करते हैं। वही जो बदलाव फायदेमंद नहीं होते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। उदाहरण: मान लीजिए जंगल में हरे और भूरे रंग की कीड़े हैं। अगर पक्षी भूरे कीड़ों को आसानी से देख लेते हैं और खा जाते हैं, लेकिन हरे कीड़े पत्तों में छिप जाते हैं और बच जाते हैं, तो धीरे धीरे हरे कीड़े ज़्यादा होने लगेंगे। कई पीढ़ियों बाद हरा रंग वाला म्यूटेशन आम हो जाएगा। यही प्रक्रिया प्रजातियों को अपने माहौल के हिसाब से बदलने और एडजस्ट करने में मदद करती है। तो डीएनए जिंदगी की रेसिपी बुक, म्यूटेशन रेसिपी में टाइपो, कभी असर नहीं, कभी अच्छा या बुरा। नेचुरल सिलेक्शन ऐसा कंपटीशन जहां वही रेसिपी टिकती है जो सबसे बेहतर काम करती है। वैज्ञानिक का कहना है कि म्यूटेशन नुकसानदायक या बेअसर होते हैं। जानकारी में बदलाव अक्सर फ़ायदा नहीं देता, पर कभी कभी फ़ायदा पहुंचाने वाला बदलाव भी हो सकता है। नई जानकारी या नया डिज़ाइन बहुत ही कम बनता है। आइए कुछ विशेषज्ञों की राय को देखते हैं। रिचर्ड लेस्की का फेमस इकोलाई एक्सपेरिमेंट 1988 से बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में एक बैक्टीरिया लिया गया है जिसका नाम है इकोलाई। इस बैक्टीरिया का ये खासियत है कि ये हर 20 मिनट में अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस बैक्टीरिया को हम ऑब्जर्व करके देख सकते हैं कि लंबे समय तक इतने जो चेंजेस होते हैं हर जनरेशन में, उसमें क्या क्या म्यूटेशन हो पा रहे हैं, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया, इसने सीक्रेट खाना सीख लिया है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये नया ऑर्गन या नया स्पीसीज नहीं बना, बस एग्जिस्टिंग सिस्टम को थोड़ा एडजस्ट किया गया है। डॉक्टर ली स्पेसनर कहते हैं, अब तक कोई भी म्यूटेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऐड करता नहीं दिखा। डॉक्टर माइकल बेह कहते हैं, म्यूटेशन ऐसा है जैसे कार में पाना फेंकना और उम्मीद करना कि कार एयरप्लेन बन जाएगी। यानी म्यूटेशन एग्जिस्टिंग चीज़ों को ट्विक कर सकते हैं, लेकिन नया ऑर्गन क्रिएट नहीं करते। नेचुरल सिलेक्शन क्या कर सकता है? कमजोर या नुकसानदायक गुणों को हटाना। जैसे जो जानवर बहुत धीमे हैं या हमेशा बीमार रहते हैं, वो आसानी से शिकार बन जाते हैं। छोटे छोटे बदलाव लाना, यानी माइक्रो एवोल्यूशन, जैसे रंग, आकार या व्यवहार में हल्के फुल्के बदलाव। एक ही प्रजाति के भीतर विविधता बढ़ाना, यानी अलग अलग किस्में बन सकती हैं लेकिन हमेशा उसी प्रजाति की सीमा के अंदर। नेचुरल सिलेक्शन क्या नहीं कर सकता? पूरी तरह नया अंग बनाना, जैसे पहली बार आंख, पंख या कोई बिल्कुल नया सिस्टम। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ पहले से मौजूद बदलावों में से चुनता है, शून्य से नया कुछ नहीं बना सकता। इसे एक उदाहरण से समझिए। सोचिए आपके पास किताब लिखने का काम है। अगर आपके पास पहले से ABC अक्षर हैं तो आप उनसे अलग अलग शब्द बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास XYZ अक्षर ही नहीं है तो नेचुरल सिलेक्शन उसे कहीं से जादू करके नहीं ला सकता। इसी तरह आंख या पंख जैसा नया अंग कोई जादुई छलांग मारकर नहीं बन सकता। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ उसी मटेरियल को चुन सकता है जो पहले से वहाँ है। दूसरा पॉइंट, बहुत जटिल सिस्टम बनाना। ऐसे अंग या सिस्टम जिनके हर छोटे छोटे हिस्से एक साथ काम करें, लेकिन अगर कोई बीच का स्टेप फायदा ना दे तो वो पूरी सिस्टम बन ही नहीं सकता। इसे भी एक उदाहरण के साथ समझिए। एक साइकिल को देखो, उसमें टायर, पैडल,
चेन, हैंडल सब साथ काम करें तभी वो चलेगी। अगर सिर्फ टायर है लेकिन पैडल नहीं तो फ़ायदा नहीं। अगर पैडल है लेकिन चेन नहीं तो भी कोई फ़ायदा नहीं। अब सोचो, नेचुरल सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप सुधार चुनता है, लेकिन अगर बीच बीच के स्टेप्स काम ही ना करे, मतलब फ़ायदा ना दे, तो नेचुरल सिलेक्शन उन अधूरी चीज़ों को कभी चुन ही नहीं पाएगा। इसलिए आँख जैसी चीज़ स्टेप बाय स्टेप तब तक नहीं बन सकती जब तक हर छोटा स्टेप अपने आप में फ़ायदेमंद ना हो, लेकिन असलियत में बीच के अधूरे स्टेप्स काम ही नहीं करते। तीसरा पॉइंट, मानव जैसी उच्च चेतना और बुद्धि का विकास समझाना। नेचुरल सिलेक्शन दिमाग की जटिलता और इंसान की सोच को अचानक उभरने की व्याख्या नहीं कर पाता। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके पास पुराना नोकिया फ़ोन है। नेचुरल सिलेक्शन छोटे छोटे बदलाव करके उसे थोड़ा तेज बना सकता है, बैटरी थोड़ी बेहतर कर सकता है, लेकिन अचानक उसी से स्मार्टफोन बन जाए, कैमरा, इंटरनेट, टच स्क्रीन, ऐप्स के साथ, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं कर सकता। इंसान का दिमाग भी वैसा ही है। जानवरों का दिमाग छोटे काम करता है, लेकिन इंसान का दिमाग भाषा, गणित, कला, नैतिकता और गहरी सोच सकता है। ये इतनी बड़ी छलांग है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन इसे कदम दर कदम नहीं समझा पाता। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? डॉक्टर स्टीफन जे गोल्ड, नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ सबसे फिट कौन बचा को समझा सकता है, लेकिन सबसे फिट आया कहाँ से ये नहीं। इसका क्या मतलब है? नेचुरल सिलेक्शन का काम सिर्फ ये बताना है कि कौन सा जीव या गुण बचा और आगे बढ़ा, लेकिन ये नहीं बताता कि वो अच्छा गुण पहली बार बना कैसे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जंगल में दो तरह के खरगोश हैं, एक सफ़ेद और एक भूरा। अगर जंगल में बर्फ पड़ी है तो सफ़ेद खरगोश छिप जाता है और शिकारी से बच जाता है। भूरा खरगोश साफ दिख जाता है और मारा जाता है। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ ये समझा देता है कि सफ़ेद खरगोश क्यों बचा और आगे उसकी संतानें बढ़ी। लेकिन सवाल यह है, सफ़ेद फर पहली बार आया कहाँ से? वो नया रंग कैसे बना? नेचुरल सिलेक्शन इस बात का जवाब नहीं देता। तो नेचुरल सिलेक्शन हमें यह समझाता कि सर्वाइवल की प्रक्रिया क्या है, लेकिन म्यूटेशन या ओरिजिन ऑफ न्यू ट्रेट, स्रोत की प्रक्रिया, वो गुण आया कहाँ से, ये नहीं बताता। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझाता है, पर अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं। डॉक्टर गर्ड मिलर, नई शारीरिक बनावट की उत्पत्ति आज भी अनसुलझी पहेली है। अब इसका क्या मतलब है? डॉक्टर मिलर कह रहे हैं कि हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि नई शारीरिक रचना यानी नई बॉडी स्ट्रक्चर्स आखिर पहली बार बनी कैसे। नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन छोटे बदलावों को समझा सकते हैं, जैसे किसी जीव का रंग बदलना, आकार थोड़ा बड़ा या छोटा होना, या किसी पक्षी की चोंच लंबी हो जाना। लेकिन जब बात आती है पूरी तरह नई चीज़ों की, जैसे पहली बार पंख कैसे बने या पहली बार आँख का पूरे सिस्टम कैसे बना, तो विज्ञान के पास उसका कदम दर कदम स्पष्ट जवाब नहीं है। एक उदाहरण से समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक साधारण मछली है। अब समय के साथ वो उड़ने वाली चिड़िया बन जाती है। इसमें तो पूरी बॉडी डिज़ाइन बदल गई, फिन से पंख, गिल्स से फेफड़े और पानी से हवा में जीने की क्षमता। सवाल है, ये नई बनावटें, नई अंगों की रचना पहली बार कैसे आई? म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन इन छोटे छोटे बदलावों को तो दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वह पहली बार नया डिज़ाइन कैसे बना। कंक्लूजन, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन सच में होते हैं और देखे जा सकते हैं, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं होती कि ये माइक्रो एवोल्यूशन जैसे कि बैक्टीरिया से इंसान तक का बदलाव को समझा सके। अब तक कोई भी ऐसा म्यूटेशन नहीं देखा गया है जो कोई नया और अलग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जोड़ दे, जैसे नया अंग या नया शरीर का ढांचा बना सके। ध्रुव राठी आधा सच बताते हैं। वो मानते हैं कि छोटे छोटे बदलाव यानी माइक्रो चेंजेस जुड़ते जुड़ते एक दिन नया जीव बन सकता है, लेकिन विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता। कॉमन एंसेस्ट्री एंड द एवोल्यूशनरी ट्री। हर जीवन बैक्टीरिया से इंसान तक एक ही पूर्वज यानी लूका से आया। वह पूर्वज भी एक और सरल आरएनए जीवन यानी फूका से आया था। एवोल्यूशन एक पेड़ की तरह है, एक तना और कई शाखाएं। इंसान और बंदर एक दूसरे से नहीं बने, बल्कि एक समान पूर्वज से विकसित हुए। यही विकास का पेड़ आज के हर जीव को समझाता है। यह है ध्रुव राठी के दावे। अब चलिए इसको हम परखते हैं। ध्रुव ने जो दावे किए हैं उनमें से तीन बड़े वैज्ञानिक समस्याएं हैं। सबसे पहला, लूका और फूका के लिए कोई ठोस सबूत नहीं। ध्रुव कहते हैं कि सब कुछ एक एंसेस्टर से आया, लूका, और उससे पहले फूका, आरएनए वाला एंसेस्टर। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों सिर्फ कल्पना है, रियलिटी में कभी देखे ही नहीं गए। साइंटिस्ट को लगा लूका सिंपल होगा, लेकिन रिसर्च कहती है कि लूका के पास कम से कम 355 जीन्स थे। कंपेयर कीजिए लैब में बनाया गया सिंपलेस्ट सिंथेटिक सेल को भी, जिसमें 473 जीन्स चाहिए। यानी लूका तो पहले से ही बहुत कॉम्प्लेक्स था, डीएनए, प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म सब मौजूद। तो सवाल यह है, इतना कॉम्प्लेक्स लूका आया कहाँ से? खुद एथिस्ट साइंटिस्ट क्रेग वेंटर ने कहा, लाइफ हमारी सोच से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लूका हाइपोथेसिस है, फैक्ट नहीं। एकदम ऐसे सोचिए, अगर कोई कहे कि स्मार्टफोन अपने आप नट्स एंड बोल्ट से बन गया और बनते ही उसमें कैमरा, ऐप्स और इंटरनेट भी चल रहा है, पॉसिबल लगता है क्या? प्रॉब्लम नंबर 2, ट्री साफ नहीं, उलझा हुआ है। अगर सच में सब एक ही एंसेस्टर से आए होते तो डीएनए कंपैरिजन से साफ साफ एक फैमिली ट्री दिखना चाहिए था। लेकिन असल में क्या दिखता है? हर जीन अलग स्टोरी बताता है। एग्जाम्पल, एक जीन कहेगा ए बी से रिलेटेड है, दूसरा जीन कहेगा ए सी से ज़्यादा मिलता है। यानी पिक्चर साफ ट्री जैसा नहीं, बल्कि एक टैंगल वेब जैसा है। डॉक्टर डब्ल्यू फोर्ड डूलिटिल, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने लिखा, लाइफ का कोई सिंगल ट्री नहीं है, ये ज़्यादा टैंगल वेब जैसा है। यानी जिस फैमिली ट्री का दावा किया जाता है, डेटा खुद उसे सपोर्ट नहीं करता। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे आप फैमिली फोटो एल्बम में देखें, हर फोटो में अलग अलग लोग पेरेंट्स बने बैठे हैं। कंफ्यूजिंग? तो असली पेरेंट्स कौन है? यही हाल है एवोल्यूशनरी ट्री का। अब हम फॉसिल्स की तरफ आते हैं। अब फॉसिल्स क्या होता है, आप ये सवाल पूछेंगे तो आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। डार्विन ने कहा था कि धीरे धीरे छोटे चेंजेस होंगे और फिर नए स्पीसीज आएंगे। लेकिन फॉसिल्स क्या कहते हैं? अचानक से एकदम नए बॉडी डिजाइन प्रकट हो गए बिना किसी ग्रेजुअल बिल्डअप के। एग्जाम्पल, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग
540 मिलियन साल पहले सैकड़ों नए जानवरों के डिजाइन अचानक आ गए। नो ट्रांसिशन, नो स्टेप बाय स्टेप फॉसिल्स। डार्विन ने खुद लिखा था, स्पीशीज का अचानक आना मेरी थ्योरी के खिलाफ एक बड़ा ऑब्जेक्शन है जिसका मेरे पास सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। यानी जिस ट्री की बात की जाती है, फॉसिल्स उसे कंफर्म नहीं करते। सोचिए एक मूवी का पहला हाफ मिसिंग हो और कहानी सीधा इंटरवल से शुरू हो, ऑडियंस पूछे शुरुआत कहाँ है, वही हाल फॉसिल्स का है, शुरुआत गायब। तो दोस्तों, ध्रुव कहते हैं कि लाइफ का एक ही एंसेस्टर था और सब उसी से निकले, लेकिन रियलिटी ये है ट्री का टर्न कभी मिला ही नहीं। जेनेटिक डेटा साफ ट्री नहीं उलझी हुई वेब दिखाता है। फॉसिल्स ग्रेजुअल ट्री को सपोर्ट नहीं करते। तो सवाल ये उठता है, अगर ट्री का ट्रंक ही नहीं, ब्रांचेस कंफ्यूज कर रही हैं और फॉसिल्स कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या ये ट्री सच में एग्जिस्ट करता है? याद रखिए, साइंस सवाल पूछने की आज़ादी देता है और सच वही होता है जो एविडेंस सपोर्ट करे। दोस्तों, ये रहे ध्रुव राठी के कुछ और दावे। इसे आप पढ़ सकते हैं, अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम चलते हैं इसका जवाब देने में आगे। फॉसिल्स की सच्चाई। ध्रुव का दावा है, फॉसिल्स क्लियरली दिखाते हैं कि एप लाइक एंसेस्टर धीरे धीरे इंसान बने। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं तिक्तालिक फिश से लैंड एनिमल। एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि तिक्तालिक एक मिसिंग लिंक है, मछली से ज़मीन पर चलने वाले जानवर के बीच की कड़ी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? पोलैंड में साइंटिस्ट ने ऐसे फुटप्रिंट्स पाए जो पूरी तरह डेवलप्ड लैंड एनिमल्स के थे और वो तिक्तालिक से 18 मिलियन साल पहले के हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कहे कि आपके ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, लेकिन आपके फादर की जन्म तिथि उससे पहले की निकले, पॉसिबल है क्या? कंक्लूजन, तिक्तालिक ट्रांसिशनल फॉसिल नहीं है। ध्रुव राठी एक एग्जाम्पल देते हैं लूसी का। वो कहते हैं लूसी इंसान बनने की शुरुआत थी, लेकिन समस्या ये है, लूसी का जो स्कल था वो पूरा एप जैसा था, आर्म्स और फिंगर्स ट्री क्लाइंबिंग के लिए परफेक्ट, नकल वॉकिंग फीचर्स भी थे। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लूसी थोड़ी देर दो पैरों पर चल सकती थी, लेकिन डॉक्टर चार्ल्स ऑक्सनर्ड, एवोल्यूशनरी एनाटॉमिस्ट, कहते हैं लूसी ना इंसान थी ना एप, वो अपनी अलग स्पीशीज थी। जैसे एक पांडा नाइदर पूरी तरह बियर है न रकून, उसी तरह लूसी इंसान और एप के बीच की मिसिंग लिंक नहीं थी। कंक्लूजन, लूसी इज इक्वल टू एक्सटिंक्ट ट्री डेवलिंग एप, नॉट ह्यूमन एंसेस्टर। ध्रुव राठी कुछ और उदाहरण देते हैं, जैसे होमो हबिलिस और होमो इरेक्टस। कहा जाता है ये ट्रांसिशनल ह्यूमंस है, लेकिन समस्या ये है, फॉसिल्स बहुत फ्रैगमेंट्री हैं। कभी सिर्फ स्कल के पीसेस मिले या कभी कोई टीथ के पीसेस मिले, और ये जो फॉसिल्स है वो ओवरलैप्स करते हैं। कुछ इरेक्टस दिखते हैं यानी मॉडर्न ह्यूमंस जैसे, या कुछ हबिलिस यानी ज़्यादा एप जैसे। खुद एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डॉक्टर बर्नार्ड वुड कहते हैं, एप से ह्यूमन की नीट लाइन बनाना मिसलीडिंग है। जैसे उदाहरण से समझिए, पजल के 100 टुकड़े मिसिंग हो और सिर्फ 10 रैंडम पीसेस से आप पूरी पिक्चर बना ले, सही पिक्चर बन पाएगी क्या? कंक्लूजन, फॉसिल रिकॉर्ड साफ ट्रेल नहीं दिखाता। ध्रुव का दावा है, ह्यूमंस और चिंपांजी का डीएनए 98% सिमिलर है, मतलब हम कॉमन एंसेस्टर्स शेयर करते हैं। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए, असली सिमिलरिटी 85 to 90% है, अगर आप पूरी जीनोम इंसर्शन डिलीशन रेगुलेटरी डीएनए देखें। और याद रखिए, 1% डिफरेंस मतलब 20 मिलियन लेटर्स का फर्क। इसे ऐसे समझिए, सोचिए दो किताबें, दोनों 500 पन्नों की हैं, सिर्फ 10 पन्नों का फर्क है, लेकिन उन 10 पन्नों में अगर एंडिंग बदल दी जाए तो स्टोरी पूरी अलग हो जाएगी। जेनेसिस्ट डॉक्टर रिचर्ड बर्ग्स कहते हैं, ह्यूमंस और चिंप जीनोम सिमिलरिटी अक्सर बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। कंक्लूजन, डीएनए सिमिलरिटी कॉमन डिजाइनर भी दिखा सकती है, जरूरी नहीं कि कॉमन एंसेस्टर ही हो। अक्सर कहा जाता है 97% साइंटिस्ट एवोल्यूशन को फैक्ट मानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है, साइंस वोट से डिसाइड नहीं होती, एविडेंस डिसाइड करता है। हिस्ट्री याद कीजिए, गैलीलियो अकेले थे पूरे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, मेजोरिटी गलत थी। अगर 97% लोग मान ले कि अर्थ फ्लैट है, तो क्या अर्थ सच में फ्लैट हो जाएगा? एवोल्यूशन इज इक्वल टू फैक्ट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो एवोल्यूशन मतलब छोटे छोटे बदलाव, जैसे बर्ड बीक्स का शेप बदलना, वायरस वेरिएंट्स, ये सब प्रोवेड है। लेकिन मैक्रो एवोल्यूशन इक्वल टू यानी एक स्पीशीज से बिल्कुल नई स्पीशीज, यानी फिश से मैमल, ये सिर्फ असम्पशन है। जैसे आप मारुति कार का रंग और टायर बदल सकते हैं, यानी माइक्रो चेंजेस, लेकिन उसे एरोप्लेन नहीं बना सकते, यानी मैक्रो चेंजेस। ध्रुव राठी कहते हैं कोविड वेरिएंट्स जो है वो रियल लाइफ एग्जांपल्स है एवोल्यूशन के, लेकिन क्या ये सही है? कोविड म्यूटेशन दिखाते हैं वेरिएशंस, लेकिन नई डिज़ाइन या नया ऑर्गन नहीं बनाते। डॉक्टर माइकल बेह कहते हैं हेल्पफुल म्यूटेशन भी ज़्यादातर फंक्शनल लॉस इन्वॉल्व करते हैं, इनोवेशन नहीं। इसे एक एग्जांपल समझिए, जैसे रेसिपी बार बार कॉपी करते वक्त टाइपोस यानी मिस्टेक हो सकते हैं, कुछ बार टेस्ट थोड़ा बदल सकता है, लेकिन उससे रॉकेट इंजन की रेसिपी नहीं बन सकती। अगर देखा जाए तो जो कोविड के अलग अलग वेरियंट्स हैं वो आखिर वो वायरस ही है, वो वायरस से बैक्टीरिया नहीं बन जा रहे। ध्रुव राठी कहते हैं कि एवोल्यूशन एक थ्योरी नहीं बल्कि एक फैक्ट है। तो चलिए इस बात को भी थोड़ा सा जांचते हैं। साइंटिफिक थ्योरी इज इक्वल टू एक्सप्लेनेशन जो टेस्टेबल और प्रोविजनल है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। न्यूटन की ग्रेविटी थ्योरी को आइंस्टाइन ने मॉडिफाई किया, दोनों अभी भी थ्योरी कहलाते हैं। तो एवोल्यूशन को फैक्ट कहना अनसाइंटिफिक है। सबसे पहले थ्योरी और फैक्ट में फ़र्क क्या है उसको समझते हैं। फैक्ट इज इक्वल टू कोई सिंपल ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो सके। एग्जाम्पल, सूरज पूर्व से निकलता है। दूसरा उदाहरण, अगर मैं गेंद ऊपर फेंकूँ तो वो नीचे आएगी। साइंटिफिक थ्योरी इज इक्वल टू फैक्ट को एक्सप्लेन करने वाली स्टोरी या मॉडल, ये बताती है क्यों और कैसे कुछ होता है। ये हमेशा टेस्टेबल होती है और बदल भी सकती है अगर नए सबूत मिल जाए। एग्जाम्पल 1, ग्रेविटी। फैक्ट, चीज़ें नीचे गिरती हैं। न्यूटन की थ्योरी 1600 के समय में। ग्रेविटी, जो खिंचाव की शक्ति जो मास वाली चीज़ों के बीच लगती है। आइंस्टाइन की थ्योरी 1905 to 1915 के बीच में,
ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेस टाइम का झुकना। दोनों थ्योरीज एक ही फैक्ट यानी चीज़ों को गिरना को अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करती है। तो फैक्ट वही रहता है लेकिन थ्योरी बदल सकती है। एग्जाम्पल टू एवोल्यूशन। फैक्ट, वेरिएशंस एग्जिस्ट, जैसे अलग अलग रंग की चिड़ियों की चोंच या अलग अलग आई कलर। थ्योरी, डार्विन और बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि इन छोटे वेरिएशन से धीरे धीरे सभी जीव एक कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए। प्रॉब्लम, वेरिएशंस फैक्ट्स तो दिखते हैं लेकिन पूरी एवोल्यूशनरी कहानी माइक्रोब से मैन तक सिर्फ एक थ्योरी है, फैक्ट नहीं। साइंस में थ्योरी का मतलब एवरीडे गैस नहीं होता, ये टेस्टेड एक्सप्लेनेशन है। लेकिन थ्योरी कभी भी फाइनल ट्रूथ नहीं होती। अगर नए डेटा मिल जाए तो थ्योरी बदल सकती है, जैसे न्यूटन से आइंस्टाइन की थ्योरी बदली। इसलिए अगर कोई कहे कि एवोल्यूशन इज अ फैक्ट तो ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ एक थ्योरी है जिस पर अभी भी डिबेट और रिसर्च चल रही है। तो बॉटम लाइन ये है, एवोल्यूशन का जो कॉन्फिडेंट पिक्चर दिखाया जाता है वो उतना साफ नहीं है। एविडेंस कहता है इंसान का ओरिजिन कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ब्लाइंड चांस से समझाना इम्पॉसिबल है। तो अगर एवोल्यूशन फैक्ट नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।